Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. मैं हाफिज फरूक शहजाद। आज हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के वेक्टर्स की टाइप्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर नाम से जाहिर है, यानी कि वन, a vector having one magnitude and is used to indicate the direction of vector is called unit vector। तो वो क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर कहलाता है, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो, और वेक्टर की डायरेक्शन को शो करे। तो इसको हम डिनोट करते हैं ए हैट या ए कैप, इसको पढ़ते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? a hat is equal to a vector over a vector's magnitude। यहाँ पर तीन तरह के सिंबल हैं, तीनों को क्लियर करता चलूं। अगर सिंपल अल्फाबेट लिखा होगा तो वो स्केलर क्वांटिटी यानी कि वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड होगी, और अगर वेक्टर के ऊपर, उस सिंबल के ऊपर एरो हेड होगा तो वो वेक्टर होगा। अगर उसके ऊपर हैट या ये कैप होगा तो वो उसका यूनिट वेक्टर होगा। यहां से हम यूनिट वेक्टर की एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं। वो क्या है कि अगर हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारे पास यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, थ्री डायमेंशन, जिसमें एक्स, वाई और जी थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर किया गया है। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग मैं यूनिट वेक्टर को शो करना चाहूंगा तो वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, जो कि आई यूनिट वेक्टर से शो किया गया है। इसी तरह वाई एक्सिस में अगर शो करना हो तो वो जे यूनिट वेक्टर होगा, और जी एक्सिस में के यूनिट वेक्टर होगा। तो यहां देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो आई होगा, वाई एक्सिस के अलोंग जे होगा, और जी एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर होगा। अब हम देखते हैं कि इन केस ऑफ वेक्टर, अगर वेक्टर का केस हो तो हम यूनिट वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेक्टर आर है, जो कि एक डायरेक्शन शो कर रहा है। तो यूनिट वेक्टर हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे? इसी के ऊपर वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसकी मैग्नीट्यूड वन होगी, और यहाँ पर देखें आई आर के ऊपर कैप है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर को। इन केस ऑफ प्लेन देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई प्लेन होगी तो हम उसको किस तरह से शो करेंगे। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये प्लेन है, इसके ऊपर यूनिट वेक्टर को हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे? हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि अपवर्ड होगा, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन कैप से। प्लेन के लिए याद रखिएगा, हमेशा जो वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होगा, और हमेशा टूवर्ड्स दी रीडर होगा। तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर के बाद हमारे पास आता है नल वेक्टर। नाम से जाहिर है, a vector having magnitude 0 at arbitrary direction is called null vector। नल वेक्टर को हम डिनोट किस तरह से करते हैं? जीरो के ऊपर हम एरो हेड लगा देते हैं, जो कि शो करता है नल वेक्टर को। नल वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेक्टर ए है, जो कि हमें नजर आ रहा है, इसकी डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। इसका हम नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, जो कि माइनस ए वेक्टर होगा। अगर हम इन दोनों को हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे तो किस तरह से प्लेस करेंगे? हम माइनस ए वेक्टर की टेल को वेक्टर ए की हेड के ऊपर प्लेस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम देख सकते हैं कि माइनस ए वेक्टर यानी कि नेगेटिव वेक्टर का हेड इस वेक्टर की टेल के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जीरो मैग्नीट्यूड शो होगी, जिसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। हम हमेशा नेगेटिव वेक्टर ही ऐड करेंगे। जब भी एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन की जरूरत होगी तो हम नेगेटिव वेक्टर्स को ऐड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं कि नल वेक्टर आ गया है, जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो है।
A null vector may be parallel, anti-parallel और perpendicular to any vector। तो हम इस केस में देख रहे हैं कि वो वेक्टर उसके एंटी पैरेलल है, तो वो पैरेलल भी हो सकता है और परपेंडिकुलर भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो हम क्या कहेंगे? वो वेक्टर क्या है? इक्वल है, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स। हमें इस बात से कंसर्न नहीं है कि उनका इनिशियल पॉइंट क्या है, बेशक उनका इनिशियल पॉइंट डिफरेंट हो, अगर उनकी मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन सेम है तो वो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है वेक्टर ए, जो कि हमने इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया है। अब हम वेक्टर बी को देखते हैं कि वेक्टर बी हमने ड्रॉ किया है, उसका इनिशियल पॉइंट वेक्टर ए से डिफरेंट है। वेक्टर ए से इनिशियल पॉइंट डिफरेंट है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या कहलाएगा? इक्वल वेक्टर कहलाएगा। इसी तरह वेक्टर सी को हम देखते हैं, तो वेक्टर सी का भी देखें तो दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम नहीं है, इसका इनिशियल पॉइंट डिफरेंट है, लेकिन तीनों क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिहाज से सेम है, तो तीनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल टू ईच अदर। जो पैरेलल वेक्टर्स होंगे जिनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी वो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। नाम से जाहिर है जो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को शो करेगा वो क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर कहलाता है। The vector which describe the position of a point with respect to the origin of the coordinate system। इस वेक्टर की एक स्पेसिफिकेशन है कि इसका इनिशियल पॉइंट हमेशा कहां से होगा? ओरिजिन से होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ड्रॉ करते हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स और वाई, ये ओरिजिन है। वेक्टर को हम ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा? ओरिजिन होगा, और फाइनल पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर वो बॉडी लोकेट कर रही होगी उसकी लोकेशन को जाहिर करेगा। अब यहाँ पर जो पोजीशन है, जो नंबर है ए और बी लेटर, ये क्या शो कर रहे हैं? ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है और बी वाई एक्सिस का डिस्टेंस है। जो ए है ये डिस्टेंस है एक्चुअली यहाँ से एक्स एक्सिस पे, और जो बी है वो एक्चुअली डिस्टेंस है वाई एक्सिस के ऊपर। अब वेक्टर को हम टू डायमेंशन में रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे? मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे r इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे। आई हमें पता है एक्स एक्सिस को शो कर रहा है और जे वाई एक्सिस को, और इसका मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे r इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। थ्री डायमेंशन में हम इसको लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे r इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। आई रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस को, जे यूनिट वेक्टर शो करेगा वाई एक्सिस को, और के यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा जी एक्सिस को, और उसी तरह उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की तरफ जाने की तरफ पहले हम देखते हैं कि कंपोनेंट क्या चीज होते हैं। अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव पार्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का एक खास हिस्सा होता है जो कि खास डायरेक्शन में होता है। A vector may be considered as the resultant of its component vector। एक वेक्टर जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलाकर बनाया जाता है। तो एक वेक्टर के इनफाइनाइट पॉसिबल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। Two components of a vector which are right angle to each other are called rectangular components of vector। ऐसे दो कंपोनेंट जो के एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, ऑर्थोगोनल हो, जिनका एंगल 90 हो, वो क्या कहलाते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और मैक्सिमम किसी भी वेक्टर के 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। कंपोनेंट कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैक्सिमम सिर्फ 3 हो सकते हैं।
अब हम देखते हैं कि इन कंपोनेंट्स को फाइंड किस तरह से किया जाता है। तो हम कंसीडर करते हैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मुश्तमिल है। हम एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट पी तक, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर को। अब हम इसके कंपोनेंट्स को ड्रॉ करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि ये वेक्टर जो है ए, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। कंपोनेंट्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट पी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकल, जो कि एक्स एक्सिस पे कट करेगी एम पॉइंट पर। जब एम पॉइंट पर ये लाइन कट करेगी तो जो ओ से एम तक इसका डिस्टेंस बन जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो एक वेक्टर का पार्ट बन जाएगा, जो वेक्टर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए एक्स आई से। ए के सबस्क्रिप्ट में एक्स है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेक्टर का ये कंपोनेंट एक्स की डायरेक्शन में है, और आई हमें पता है कि क्या जाहिर करता है, यूनिट वेक्टर को। सेकंड कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हम P से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि y एक्सिस को n पर कट करेगी। तो जो O से n तक का डिस्टेंस होगा ये बन जाएगा ए वाई जे। y किस रिप्रेजेंट कर रहा है कि y एक्सिस में, और j साथ उसका यूनिट वेक्टर है। अब हम देख सकते हैं कि ए एक्स आई और ए वाई जे दोनों के दोनों कंपोनेंट है किसके, वेक्टर ए के, जो एक के एक एक्स कंपोनेंट है और एक इसका वाई कंपोनेंट है। और ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ एंगल 90 बना रहे हैं। यहां से हम देख सकते हैं इन दोनों के दरमियान एंगल 90 है, ये ऑर्थोगोनल है। सो दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। इनको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, उसी तरह देखें तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड किया गया है। अगर हम देखें ओ एन जो है ये इक्वल होगा एम पी के, ये इक्वल वेक्टर होंगे, तो इसको प्लेस करें तो एक्चुअली हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ही हुआ है। और जो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका है जो कंपोनेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और जो वाई एक्सिस के अलोंग होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में किस तरह से लिखते हैं, ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पहले हमने देखा कि हम वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं कि अगर हमें वेक्टर के कंपोनेंट्स गिवन हो तो उन कंपोनेंट्स से हम वेक्टर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं या वेक्टर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास उसी तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हमारे पास जो गिवन है वो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें जो एक्स कंपोनेंट है वेक्टर वो गिवन है, और वेक्टर का वाई कंपोनेंट गिवन है। अब हमने इसमें से वेक्टर ड्रॉ करना है। तो अगर ग्राफिकली देखा जाए तो हम उसी तरह करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे एम, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे एन से, और हम ओरिजिन से वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, जो कि पॉइंट पी पर हम वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि मैथमेटिकली हम वेक्टर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कि कोई भी वेक्टर हो तो हम मैथमेटिकली उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ओपीएम। ओपीएम हमें नजर आ रही है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ओपी क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है, ओएम इसका बेस है, और एमपी इसका परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरियन थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओएम स्क्वायर प्लस एमपी स्क्वायर। हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। ओपी क्या है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है जो कि ए है। ओएम क्या है, ये एक्स कंपोनेंट है, और एमपी क्या है, वाई कंपोनेंट है। अब हम इसकी स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास वेक्टर a की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू एम पी ओवर ओ एम, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस।
अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, y कंपोनेंट है वेक्टर ए का, और जो बेस है हमारे पास वो x कंपोनेंट है। तो हम एंगल फाइंड आउट करने के लिए, थीटा फाइंड आउट करने के लिए tan का इनवर्स लेंगे, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो इस तरह हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूं वेक्टर कंप्लीटली एक्सप्लेन हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की। अब हम कुछ पास पेपर से क्वेश्चंस देखते हैं कि एमसीक्यूज इसमें क्या आते हैं। पहला एमसीक्यूज देखते हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड। वेक्टर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है? तो रिवर्स प्रोसेस होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अक्सर इसका आंसर बच्चे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देते हैं। सब्ट्रैक्शन और एडिशन अरिथमेटिक रूल्स में होती है, जबकि हम जानते हैं कि वेक्टर में अरिथमेटिक रूल्स यूज नहीं होते। वेक्टर एडिशन में हम हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग वेक्टर्स को ऐड करते हैं, जबकि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स। गुजरांवाला बोर्ड 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर इक्वल, इट्स एंगल एक्स एक्सिस इज। अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इक्वल होंगे तो उनका एंगल क्या होगा? तो 45 इज द एंगल जब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है। तो इसलिए इस एंगल पर एक्स एक्सिस यानी कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। लाहौर बोर्ड 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन कंपोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई इज। तो जो हमें पता है ए एक्स हॉरिजॉन्टल होता है और ए वाई वर्टिकल होता है, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 होगा। मुल्तान बोर्ड 2009 में ये पूछा गया। लास्ट एमसीक्यूज है आज का, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इनटू व्हिच अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट। तो सिर्फ कंपोनेंट का पूछा गया तो इन्फिनिटी हो गए। लाहौर बोर्ड 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस है कुछ केस टॉपिक में से। शॉर्ट क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं? तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म यूनिट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंट बोर्ड्स में रिपीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2008 से लेकर 2011 तक कॉन्टिन्यूसली 13 तक ये क्वेश्चन हर साल और 2018 में भी बार बार पूछा गया। नेक्स्ट है, डिफाइन द यूनिट वेक्टर एंड फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। रावलपिंडी बोर्ड 2018 में क्वेश्चन सिमिलर है, थोड़े से उसकी स्टेटमेंट चेंज की गई है। ये 2018 में पूछा गया। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर की एडिशन पढ़ेंगे बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आज हमने सिंपली हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग वेक्टर की एडिशन सीखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर की एडिशन सीखेंगे बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जजाकल्लाह।